देखो सबसे पहले अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए देखें तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए इसके लिए जो सेटअप जनरली हम यूज करते हैं वो कुछ ऐसा हो जाता है। दो स्लिट्स हमारे पास होती हैं S1 और S2, ठीक है, जिनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d हमें पता होता है। सामने एक स्क्रीन होती है जिसका सेपरेशन कैपिटल D होता है और जनरली क्या रखा जाता है, कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, ठीक है ना। फिर आप क्या करते हो, इस यंग डबल स्लिट के ऊपर बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट सेटअप में है, स्लिट के ऊपर लाइट को गिराते हो और जो स्क्रीन है उसके ऊपर डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, ठीक है ना। तो जो O पॉइंट यहाँ पे दिखता है, अगर स्लिट्स एकदम सिमेट्रिकल हैं O पॉइंट से और बीच में कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि दोनों के पाथ की लेंथ अगर इक्वल है, तो इसको हम नाम देते हैं सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है ना। ये आपको पता होगा थोड़ा बहुत, सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है ना। अच्छा, अब कोई भी पॉइंट अगर स्क्रीन के ऊपर P ले लिया जाए तो लाइट रेज जब वहां पे मीट करेंगी तो हम देख सकते हैं कि दोनों का पाथ इक्वल नहीं है, नीचे वाली लाइट का पाथ एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा पाथ कोई भी लाइट चलती है डेल्टा एक्स, उसको आप बोल देते हो पाथ डिफरेंस, ठीक है ना, एट पॉइंट P। अब इस पाथ डिफरेंस की वजह से क्या आ सकता है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है पॉइंट P पे, उसमें नेट इंटेंसिटी पे कुछ फर्क आ सकता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट P पे मान लेते हैं ये सोर्स I1 इंटेंसिटी फेंक रहा था लाइट की और ये I2 फेंक रहा था, और हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि P पॉइंट पे सिचुएशन कैसी होगी। तो आप देख सकते हो कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना चाहते हो सबसे पहली बात, यानी कि इंटेंसिटी को मैक्सिमम कराना चाहते हैं अगर हम, तो उसके लिए तो डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, एन लैम्डा, एन जहां पे क्या है, कोई इंटीजर। एक रिलेशन पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में हमें पता होती है, डेल्टा फाई, ये हो जाता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। अगर इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं है दोनों वेव्स के बीच में, तो हम ये कह देते हैं दो लाइट रेज के बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स हो जाता है। तो डेल्टा एक्स अगर एन लैम्डा हो यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो, तो हम कह देते हैं क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कह दिया जाता है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आ जानी चाहिए, 2n-1 लैम्डा बाय 2 की इक्वल आ जानी चाहिए, यानी कि लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा फाई जो मिलता है वो मिलता है 2n-1 पाई। तो जब ये वैल्यूज हो फाई की तो क्या बन जाता है, मिनिमा बन जाता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब ऐसा क्यों होता है तो वो क्लियरली समझ आ जाएगा नेट इंटेंसिटी के फॉर्मूले से। आई नेट की वैल्यू होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, जहां फाई और डेल्टा फाई सेम है। तो ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब फाई की वैल्यू क्या हो, 2n पाई हो, और सॉरी डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो, n लैम्डा हो, और मिनिमम कब होगी, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n-1 लैम्डा बाय 2 हो। अगर I1 बराबर I2 हो जाए और उसे हम कहते हैं I नॉट, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं I नेट के लिए 4I नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2, ठीक है ना, जिसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I नॉट हो जाती है और मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो जाती है। अब यह YDSE में जो आपको फ्रिंज पैटर्न मिलता है, फ्रिंज पैटर्न का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमा मिनिमा का एक ऑर्डर मिलता है, एक मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा। तो जो डिफरेंस हो जाता है दो मैक्सिमास के बीच में या दो मिनिमास के बीच में, देखा गया कि वो फिक्स रहता है और उसे हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी वैल्यू आती है लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा है जहां वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, कैपिटल डी है सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, और डी है सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। देख सकते हैं ये सीधे सीधे किस पे डिपेंडेंट है, मीडियम पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप एक सेटअप लेते हो और उसे एयर में रखते हो तो कुछ फ्रिंज विड्थ आएगी, और अगर आप उसे वाटर में रखो तो कुछ और फ्रिंज विड्थ आएगी। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अगर आपके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो मीडियम में वेवलेंथ हो जाती है वेवलेंथ इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है ना। कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आए, कंडीशन सेंट्रल मैक्सिमा की आपको हमेशा याद रखनी है। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कंडीशन हमेशा फिक्स रहेगी। सेंट्रल मैक्सिमा तभी फॉर्म हो सकता है जब पाथ डिफरेंस उस पॉइंट पे क्या हो, 0 हो। तो अब वो पाथ डिफरेंस किसी भी वजह से आया हो, एक्चुअल ज्योमेट्रिकल लेंथ की वजह से आया हो, ऑप्टिकल पाथ की वजह से आया हो, बीच में स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी उस वजह से आया हो, एक स्लिट के लिए मीडियम अलग है उस वजह से आया हो,
अल्टीमेटली आपको कंडीशन याद रखनी है कि सेंट्रल मैक्सिमम वही फॉर्म होगा जहां टोटल पाथ डिफरेंस, टोटल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या हो, 0। समझ आई बात? उसके बाद आई नेट का फॉर्मूला तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है ना। अब YDSE में आपको याद रखना है कि जो पाथ डिफरेंस होता है, जो हमने देखा था दो रेस के बीच में इस तरह से, तो जो डेल्टा एक्स हमारे पास आया है उसकी वैल्यू हो जाती है d sin थीटा, ठीक है ना। क्योंकि सेपरेशन बहुत ज्यादा है, इसको अगर थीटा मान लो तो ये भी थीटा है, और ये सेपरेशन अगर d है तो हम कह देते हैं डेल्टा एक्स होता है d sin थीटा। अब इसमें याद रखना है आपको कि ये जो पॉइंट है O से डिस्टेंस आपके पॉइंट P की, यहां पे हम लिख सकते हैं बेसिकली डेल्टा एक्स को dy बाय डी। ये मैं कैसे लिख सकता हूं, ये मैं लिख सकता हूं अगर मैं साइन थीटा को लिख रहा हूं यहां पे क्या, y बाय डी। लेकिन आप देख सकते हो कि y बाय डी तो क्या होगा, ये है d और ये है y बाय डी तो आपका tan थीटा है। तो tan थीटा को मैंने साइन थीटा लिख दिया, इसका मतलब साफ है कि थीटा क्या रहा होगा, स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है तो आप डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हो, dy बाय डी लिख सकते हो, वरना आप ऐसा नहीं लिख सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से थीटा निकालना पड़ेगा और tan थीटा को लिखना पड़ेगा y बाय डी, अगर आप y में पोजीशन पता करना चाहते हो। तो ध्यान रखना कि थीटा छोटा है या बड़ा है। अगर थीटा छोटा हो तो सिंपली डेल्टा एक्स को dy बाय डी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर बड़ा हो तो नहीं लिख सकते आप, ठीक है ना। अगली चीज आती है ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ किसे बोल दिया जाता है, ऑप्टिकल पाथ हो जाता है लेंथ जो कि लाइट चली होती एयर में उतने ही टाइम के अंदर। जैसे कि हमें पता है कि लाइट की स्पीड मीडियम डिपेंडेंट है। अब मान लो कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और लाइट इस तरह से उसमें चल के गई है, मीडियम की थिकनेस थी टी। तो ये मीडियम में कितना चली है, तो ज्योमेट्रिकल लेंथ हम देख सकते हैं कितना चली है, टी चली है। लेकिन इसकी स्पीड ऑब्वियसली क्या हो गई थी, घट गई थी, क्योंकि आपको पता है कि मीडियम में जो स्पीड होती है वो वैक्यूम की स्पीड बाय म्यू होती है। तो किसी भी मीडियम में घटी हुई थी। तो अगर ये एयर में रहा होता तो ये जितनी लेंथ चला होता उसे कह देते हैं इसका ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ जो इसके लिए डिफाइन किया जाता है वो आ जाता है आपके पास म्यू टी, ठीक है ना। टी अगर थिकनेस है आपके मीडियम की। तो अगर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बोला जाए, पाथ डिफरेंस किसके बीच में, एक रे तो इस तरह से चल के गई हो और दूसरी रे एयर में चल के गई हो, तो ज्योमेट्रिकली तो दोनों कितना डिस्टेंस चले थे, टी ही चले हैं। लेकिन ऑप्टिकली हमें पता है कि ऑप्टिकली ये तो टी ही चली है, लेकिन ये कितना चली है, म्यू टी। तो पाथ डिफरेंस जो आता है वो आता है म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि पाथ डिफरेंस हो जाता है म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है ना। उसके बाद इसी के अंदर YDSE में आपको दिख जाता है एक थिन फिल्म इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में। तो थिन फिल्म के लिए याद रखना है क्या, पॉइंट्स बता देता हूं मैं। अगर कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है डेंसर मीडियम से तो उसमें फेज चेंज आ जाता है कितने का, पाई का। जबकि अगर लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम रेयरर मीडियम तो उसमें कोई फेज चेंज नहीं आता है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर हम किसी भी वेव की इक्वेशन लिखते हैं वो होती है y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इस क्वांटिटी को हम फेज बोलते हैं। तो अगर इंसिडेंट रे इस तरह से आके गिरी है, मैं मान लो इसका म्यू बोल देता हूं 1, इसका बोल देता हूं 4 और इसका बोल देता हूं 3। तो अगर रे यहां से आके गिरी है तो एक रे तो रिफ्लेक्ट होगी और एक रे क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। तो आपको याद रखना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है अगर इसका फेज में 0 मान रहा हूं, फेज कांस्टेंट की वैल्यू, तो इसका फेज क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है तो चेंज हो जाएगा कितने से, पाई से। यानी आप कह सकते हो कि इसका फेज क्या होगा, पाई होगा। ट्रांसमिटेड रे के लिए आपको याद रखना है, ट्रांसमिटेड रे नेवर अंडरगोज फेज चेंज। रेयर से डेंस जाओ या डेंस से रेयर जाओ, ट्रांसमिटेड रे में कभी भी फेज चेंज नहीं आता है। तो ये तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, 0। लेकिन अब यहां पे फिर से रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर देखा जाए इस रे का फेज क्या होगा, तो हम देख सकते हैं इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे ये है, इसका फेज 0 है, और आप देख सकते हो कि नीचे मीडियम का म्यू 3 है जबकि ऊपर 4 था। तो ये रेयरर मीडियम है, तो रे जो है वो रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो कोई फेज चेंज नहीं आना चाहिए। यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, 0।
समझ आई बात? यहां टकराएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगी और फिर से ट्रांसमिट होगी। ट्रांसमिटेड रे में तो कभी फेस चेंज आता ही नहीं है, हमें पता है। और रिफ्लेक्टेड रे आप देखो फिर से रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है तो उसमें भी कोई फेस चेंज नहीं आया होगा। इस तरह से हम रेज का क्या निकाल सकते हैं, फेस चेंज निकाल सकते हैं। अच्छा, अब थिन फिल्म इंटरफेरेंस, जो आंख में आपकी लाइट जाती है वो इस तरह से दो लाइट्स जाती हैं, तो हम देख सकते हैं कि दो इंटरफेरेंस करने वाली लाइट्स के बीच में पहले से फेज डिफरेंस कितने का है, पाई का है। इसकी वजह से मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। सबसे पहली चीज तो पाथ डिफरेंस कितना आता है। अगर आपसे कोई बोले कि दो रे जो कि एक इस तरह से गई है सीधी और एक इसमें घूम के गई है, तो 1 और 2 के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आता है, तो वो आपको याद रखना है, वो आता है 2 म्यू टी। ठीक है ना, ये अगर थिकनेस है टी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ठीक है, यहां मैक्सिमा की कंडीशन हो जाती है कि डेल्टा एक्स इक्वल आ जाना चाहिए 2n-1 लैम्डा बाय 2 के, और मिनिमा की कंडीशन हो जाती है डेल्टा एक्स हो जाना चाहिए क्या, n लैम्डा। यानी मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन रिवर्स हो जाती है इन केस ऑफ थिन फिल्म। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि जो दो रेज मीट करने वाली है उनमें पहले से ही पाई का फेज चेंज है। ठीक है, फेज डिफरेंस है बेसिकली। समझ आया? तो ये सब फॉर्मूले यूज आते हैं किसमें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अगर आप याद रखोगे तो प्रॉब्लम्स कर पाओगे। जल्दी से डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का भी देख लेते हैं। डिफ्रैक्शन किसे बोला जाता है, तो डिफ्रैक्शन बेसिकली आप सिंगल स्लिट लेते हो, सामने एक स्क्रीन है और इस तरह से लाइट बीम आके गिरती है। हमारे सिलेबस में दो तरह के डिफ्रैक्शन हमें पढ़ने होते हैं। पहला है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है कि आप जो स्लिट लेने वाले हो, ठीक है ना, उसके ऊपर लाइट गिरने वाली है और यहां से लाइट रेज किसी भी पॉइंट के लिए कैसे निकलती हैं, पैरेलल निकलती हैं। तो अगर सारी लाइट रेज पैरेलल निकल रही हैं स्लिट से बाहर, तो ये कहां जाके मीट करेंगी, ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी। तो इनफाइनाइट सेपरेशन पे जब आप पैटर्न को स्टडी करते हो तब आप कह देते हो कि ये कौन सा वाला डिफ्रैक्शन है, ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। जबकि फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में क्या हो जाता है, वो इस स्लिट के पास एक लेंस रख देते हैं, ठीक है ना, कन्वर्जिंग लेंस, और इस लेंस से फोकल लेंथ की दूरी पर क्या रख देते हैं, स्लिट रख देते हैं, सॉरी स्क्रीन रख देते हैं। इस लेंस से फोकल लेंथ की दूरी पे क्या रख देते हैं, स्क्रीन रख देते हैं। तो अब क्योंकि जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो कहां मीट करना चाहेंगी, फोकल प्लेन में मीट करना चाहेंगी। तो अब आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है वो एक फाइनाइट दूरी पे मिल जाता है, बेसिकली इस लेंस के फोकल प्लेन में मिल जाता है। तो ऐसे डिफ्रैक्शन पैटर्न को हम कह देते हैं फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। तो दोनों के फॉर्मूले सेम है, दोनों को सॉल्व करने का मेथड सेम है, दोनों में डिफरेंस बस ये है, फ्रॉनहोफर का इंटरफेरेंस पैटर्न इन्फिनिटी पे बनता है और फ्रेस्नेल का पैटर्न जो है वो फोकल लेंथ के प्लेन में बन जाता है, ठीक है ना, एक फाइनाइट दूरी। डिफ्रैक्शन होता कब है, तो उसके लिए बस आपको याद रखना है कि बी शुड बी वेरी स्मॉल। बी क्या है, तो बी है बेसिकली विड्थ ऑफ स्लिट। जो आपकी स्लिट है, सिंगल स्लिट जो आपने यूज किया, उसकी विड्थ हो जाती है बी। बी कैसा होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए अगर आप इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ना चाहते हो तो डिफ्रैक्शन का, ठीक है ना। जैसे आपने वाईडीएसी पढ़ा है, दो सोर्स का इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, लगभग इनफाइनाइट सोर्सेस का इंटरफेरेंस, ठीक है ना। ये सब तो थ्योरी है, फॉर्मूले पे चल लेते हैं। तो नेट इंटेंसिटी हो जाती है आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला हो जाता है आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू होती है पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा। थीटा आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आपके पॉइंट का एंगल, ठीक है ना। आई नॉट है आपकी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी। अब यहीं पे एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा की बात की जाए, अगर ये हमारी स्लिट है, लाइट रे इस तरह से जाएगी, तो ये जो होती है एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा, ये जो थीटा बनेगा एक्स के साथ, जहां जाके मिनिमम बनने वाला है। फ्रेस्नेल में तो फाइनाइट दूरी पे और फ्रॉनहोफर में इन्फिनिटी पे। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाती है वो हमें मिल जाती है साइन इनवर्स एन लैम्डा बाय बी, अगर आप nth मिनिमा देखना चाहते हो तो, nth मिनिमा के लिए, ठीक है ना, स्क्रीन के ऊपर। मैक्सिमा के लिए, तो मैक्सिमा के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं ग्राफिकली। अगर आप tan बीटा ये इक्वल कर दो बीटा के, जहां बीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है, पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा, ग्राफिकली हम इसके लिए मैक्सिमा की पोजीशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। एंगुलर विड्थ कोई पूछ ले सेंट्रल मैक्सिमा की, तो हमें पता है अगर फर्स्ट मिनिमा यहां बना है तो सिमिलरली फर्स्ट मिनिमा नीचे भी बनेगा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा,
थीटा होगा। तो जो एंगुलर विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, उसे हम बता देते हैं 2 इंटू थीटा 1, ठीक है ना। मैं बोल सकता हूं 2 इंटू थीटा 1, जहां थीटा 1 है एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, तो फॉर्मूला आ जाता है 2 साइन इनवर्स लैम्डा बाय बी। अगर आपने फोकल लेंथ पे फॉर्म किया है, फोकल प्लेन में फॉर्म किया है, फ्रेस्नेल के हिसाब से कर रहे हो, तो आप एक्चुअल विड्थ भी बता सकते हो। विड्थ हम कैसे बता सकते हैं? विड्थ हो जाएगी डिस्टेंस इंटू एंगल, ठीक है ना। एक्चुअल विड्थ आ जाती है 2f साइन इनवर्स लैम्डा बाय बी, बेसिकली आर्क जैसे हम निकालते हैं सर्कल के लिए। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं कि सिंगल स्लिट है पर आपको सिर्फ इन दो सोर्सेज को कंसिडर करना है, यानी एज वाले सोर्सेज को, और इनके इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करना है। तो फिर ये किस तरह बिहेव करने लगते हैं? ये YDAC जैसा काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो सोर्सेज हैं। और आपको ध्यान ये रखना है कि डिफ्रैक्शन की वजह से इनमें पाई का फेज डिफरेंस है। तो जो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन है वो क्या रहेगी? रिवर्स रहेगी। डेल्टा एक्स की वैल्यू आपकी वही रहेगी बी साइन थीटा, ठीक है ना, ये एंगल अगर थीटा है। और मैक्सिमा के लिए आपको याद रखना है डेल्टा एक्स क्या हो जाना चाहिए? मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स हो जाना चाहिए 2n-1 लैम्डा बाय 2, और मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स हो जाना चाहिए n लैम्डा। अगर ऐसा ऐसा होगा तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा दिख जाएगा, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन के केस में। पोलराइजेशन में कुछ खास नहीं है, पोलराइजेशन तो बहुत ही आसान है, ठीक है। अनपोलराइज लाइट को आप इस तरह से शो कर देते हो। अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी I0 है अगर, तो किसी भी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करने के लिए, अनपोलराइज लाइट का मतलब होता है उसके ऑसिलेशन कई सारे डायरेक्शन में हो रहे हो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर आप उन ऑसिलेशंस को किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो उसे हम कह देते हैं पोलराइज्ड लाइट। इससे क्या होता है? लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, जैसे कि चश्मे वगैरह में हम लगा देते हैं पोलराइजर्स, ताकि धूप बहुत तेज अंदर ना आए। तो उसके लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? पोलराइजर बोल देते हैं। पोलराइजर की क्या होती है? एक ट्रांसमिशन एक्सिस होती है, और जो वाइब्रेशन इस ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग होते हैं वही सिर्फ क्या कर पाते हैं? इसे पार कर पाते हैं। तो जब अनपोलराइज लाइट इसे पार करके पहुंचती है तो वो इस तरह से एक प्लेन के अंदर पोलराइज हो जाती है, और इसे हम बोल देते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। आपको याद रखना है कि अगर अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी I0 थी, तो जब भी पोलराइज लाइट आपको मिलेगी तो उसकी इंटेंसिटी I0/2 होगी, ठीक है ना। उसके बाद जनरल अगर आप देखना चाहते हो कि हमारे पास एक पोलराइजर है और हमने एक पोलराइज लाइट ही उसके ऊपर फेंकी है, और उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस से कोई एंगल थीटा बनाते हुए इस पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी I0 थी, तो आपको याद रखना है कि जो बाहर निकलेगी लाइट उसकी जो इंटेंसिटी होगी, जो कि पोलराइज निकलेगी, ऑब्वियसली ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग ही निकलेगी। ये ट्रांसमिशन एक्सिस है तो इसी तरह से लाइट निकलेगी, उसकी वैल्यू हो जाती है I0, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी हो जाती है I0 cos स्क्वायर थीटा, जहां थीटा है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड ट्रांसमिशन एक्सिस, ठीक है। फिर एक ब्रूस्टर्स एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या हो जाता है ब्रूस्टर्स एंगल? तो ब्रूस्टर्स एंगल हम सिंपली बोल देते हैं कि कुछ स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं जिनके ऊपर अगर आप लाइट को इंसिडेंट कराओ इस पर्टिकुलर एंगल पे, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कैसी हो जाती है? प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। मैं इस तरह से बना सकता हूँ, एक ही प्लेन में उसका ऑसिलेशन बचेगा, जबकि अनपोलराइज्ड इस तरह से बनाई जा सकती है, दो प्लेन में इसका पोलराइजेशन है, ठीक है ना। तो ब्रूस्टर्स एंगल जो कि आता है I = tan इनवर्स म्यू, म्यू जहां है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो इस एंगल पे अगर आप लाइट को इंसिडेंट कराते हो स्पेशल क्रिस्टल जैसे कि कैल्साइट, टूरमैलिन, इनके ऊपर, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कैसी आ जाती है? पोलराइज्ड आ जाती है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। फिर आप पोलराइजेशन से क्या कर सकते हो? आप ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर सकते हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर एक पोलराइजिंग मटेरियल है और हमने लाइट को उसमें से पास कराया, ठीक है, पोलराइज लाइट को, और फाइनली जब वो निकला तो वो इनिशियल ओरिएंटेशन के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज घूमा हुआ दिखा अगर हमें, ठीक है ना, या राइट की तरफ रोटेट हो गया, इस तरह से मैं बोल दूं, तो हम उसे बोल देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर वो इनिशियल के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में रोटेट होके निकला तो उसे हम बोल देते हैं लीवो रोटेटरी। ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी आप किसी भी लाइट की इस तरह से, किसी मटेरियल की इस तरह से चेक कर सकते हो लाइट को पास करा के, ठीक है ना।
और मान लो कि ये टोटल एंगल थीटा घुमा है जब फाइनली बाहर निकला, और आपके मटेरियल की लेंथ एल थी, तो एक टर्म कई बार पूछ ली जाती है स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन हम बता देते हैं थीटा बाय एल, बेसिकली एंगल रोटेटेड पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना। अच्छा, पिन होल डिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी जो हम डिफ्रैक्शन कर रहे थे उसमें हम रेक्टेंगुलर स्लिट लेते हैं, पर मान लो कि डिफ्रैक्शन में कोई यहाँ पे पिन होल ले ले और डिफ्रैक्शन पैटर्न देखे, तो वहां पे क्या होता है, सेंटर में एक डिस्क फॉर्म होती है, सर्कुलर डिस्क जैसी फॉर्म होती है, जिसे हम एरी डिस्क बोलते हैं। तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला याद रखना होता है 1.22 लैम्डा एफ बाय बी, और बी जहां पे है डायमीटर ऑफ पिन होल। ठीक है ना। फिर हमें फॉर्मूला याद रखना होता है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, वो है रिजॉल्विंग टू ऑब्जेक्ट्स एट अ सेपरेशन। ठीक है। तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत पास पास हैं और आप उन्हें रिजॉल्व करना चाहते हो, यानी उनको क्लियरली अलग अलग देखना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ मिनिमम दूरी से आपको देखना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा अब आप किस इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हो, आप ह्यूमन आई से देख रहे हो, आप कोई लेंस यूज कर रहे हो, कैमरा यूज कर रहे हो। ठीक है ना। तो हम क्या कर देते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की सेपरेशन एस है और आप डी डिस्टेंस दूर से देख रहे हो कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए, ठीक है ना, जिसका कि एपरेचर डायमीटर डी है और लाइट जो यूज की जा रही है उसकी एवरेज वेवलेंथ मैं अगर कह देता हूं कि एल है, तो फिर रेले क्राइटेरियन से हम बता देते हैं कि मिनिमम डिफ्रैक्शन लिमिट बोला जाता है इसे, डिफ्रैक्शन लिमिट, यानी कि ये बेसिकली आपको बताएगा कि मिनिमम कितनी दूरी होनी चाहिए इन दोनों ऑब्जेक्ट से, अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली सेपरेटेड देखना चाहते हो। तो जो रिलेशन हमारे पास आती है थीटा मिनिमम, उसकी वैल्यू होती है एस बाय एल, या मैं कह सकता हूं 1.22 एल बाय डी। ठीक है ना। याद रखना है आपको फॉर्मूला, सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ सेपरेशन क्या होना चाहिए अगर हम क्लियरली दोनों को सेपरेटेड देखना चाहते हैं तो। और फाइनली छोटा सा थ्योरी का पार्ट है, वो है डिफरेंस बिटवीन वाईडीएसई एंड डिफ्रैक्शन। तो वाईडीएसई ऑब्वियसली दो स्लिट होती है, डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट होती है। वाईडीएसई में इंटेंसिटी ऑफ ऑल द मैक्सिमा इज सेम, सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम रहती है, लेकिन डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी मैक्सिमा की सेम नहीं रहती, हायर ऑर्डर मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होती जाती है। आप ऐसा मान लो कि सेंट्रल मैक्सिमा अगर ब्राइट था तो उसके बाद वाला जो मैक्सिमा होगा वो उससे हल्का होगा, उसके बाद वाला जो मैक्सिमा होगा वो उससे भी हल्का होगा, इंटेंसिटी काफी मात्रा में घटती चली जाती है। और अगला पॉइंट है, वाईडीएसई एकदम सिमेट्रिकल है, कोई भी मैक्सिमा एग्जैक्टली दो मिनिमास के बीच में लाई करता है, जैसे कि फर्स्ट मिनिमा है और सेकंड मिनिमा है, तो यहां पे आपको मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा दो मिनिमास के एग्जैक्ट बीच में लाई करता है, जबकि डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। डिफ्रैक्शन में जो मैक्सिमा होगा वो लाई करेगा क्लोजर टू लोअर ऑर्डर मिनिमा, लोअर ऑर्डर मिनिमा। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मान लो हमें चाहिए कि थर्ड मैक्सिमा है, तो वो सबसे क्लोज किस मिनिमा से होगा। ठीक है ना। तो आपको पता है थर्ड मैक्सिमा होगा तो उससे पहले क्या होगा, थर्ड मिनिमा होगा, और फिर क्या होगा, फोर्थ मिनिमा होगा। तो ये ज्यादा पास किससे होगा, तो ये ज्यादा पास होगा लोअर ऑर्डर मिनिमा से, यानी कि थर्ड मिनिमा के पास में होने वाला है। ये चीज ग्राफिकली काफी क्लियर हो जाती है जब हम मैक्सिमा की लोकेशन ग्राफिकली निकालते हैं। ठीक है ना। चलो प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। मेन चीज यहाँ तो मैंने बस फॉर्मूले रिवाइज करा दिए। तो सबसे इजी प्रॉब्लम जो आ सकती है इस तरह की प्रॉब्लम, ये भी आ चुकी है 2017 में। तो क्वेश्चन है, आपको नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा बताने हैं, सर्कुलर ट्रैक पे कितने होंगे अगर दो सोर्सेज लैम्डा वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहे हैं, तो बताओ जरा जल्दी से आंसर। तो आप क्या करते हो, पॉइंट्स पे निकाल लेते हो। सबसे पहले देख सकते हैं हम, ये सिमेट्रिकल पॉइंट है, तो यहां तक लाइट को चलने में सेम डिस्टेंस चलना है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो यहाँ जीरो का पाथ डिफरेंस है, यहाँ जीरो का पाथ डिफरेंस है। यहाँ के लिए देखा जाए तो ये लाइट इतना चली है और ये लाइट इतना चली है, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे 5.3 लैम्डा, और यहाँ भी कितना है 5.3 लैम्डा। और ऑब्वियसली जीरो से बढ़ा होगा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा और 5 लैम्डा, तभी तो ऐसे हो पाया। अब देख लेते हैं एक क्वाड्रेंट में कितने मैक्सिमा बन रहे हैं। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 मैक्सिमा एक क्वाड्रेंट के अंदर है,
तो 4 क्वाड्रेंट में कितने हो जाएंगे, 5 यहाँ पे होंगे, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 20 मैक्सिमा तो ये हो गए, प्लस 0 पे भी मैक्सिमा होता है तो 2 ये हो गए, तो 22 आपके पास क्या बनेंगे, मैक्सिमम। मिनिमा की बात की जाए तो मिनिमा के लिए λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 ये देखते हैं हम, तो 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, देखो 5.5 नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ 5.3 ही है। तो एक क्वाड्रेंट पे कितने बने, 1 2 3 4 5 और 4 क्वाड्रेंट है, तो मिनिमा कितने हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे आपके पास 20। समझ है? तो आपको बस देखना क्या होता है, मैक्सिमम बनता है n लैम्डा पे और मिनिमम बनता है 2n-1 λ/2 पे। तो अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ठीक है। पहले थोड़ा नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, ट्राई करो सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, ये सभी आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है, 2002 का क्वेश्चन है ये। बताओ जरा क्या होगा। सिंपली आपको पता है कि पार्ट डिफरेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिर्फ μ-1 इंटू टी, ठीक है ना। पार्ट डिफरेंस कितना आ गया है, μ-1 इंटू टी, ये इक्वल किसके हो जाता है, n लैम्डा के लिए मैक्सिमम। समझ आ रहा है? तो t की वैल्यू आपको मिलती है यहाँ से n λ/μ-1। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो n को मैं क्या रख दूंगा, 1, ठीक है ना। n को 1 रखते ही आपको t कितना मिल जाएगा, λ/μ की वैल्यू है 1.5 -1, तो बेसिकली वो कितना मिल गया, 2l या 2 लैम्डा, ठीक है ना। लैम्डा को हमने l ले लिया था यहाँ पे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। एंड AO एंड BP द करस्पॉन्डिंग टू रेज, फाइंड द कंडीशन फॉर A कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P बिटवीन द रे BP एंड रिफ्लेक्टेड रे OP। आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बतानी है, ठीक है ना, इन पैरामीटर्स के टर्म्स में। 4 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि बेसिकली क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कि P पॉइंट पे आपको कंडीशन बतानी है किस चीज के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए, ठीक है। तो पहले तो इस रे और इस रे के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है ये देखो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, तो ये जो लेंथ है और ये लेंथ है यहां तक तो सेम है, तो ये वाली लाइट जो एक्स्ट्रा चली है वो कितना चली है, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये है आपकी एक्स्ट्रा लेंथ। इसे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखो क्या आएगा, ये एंगल है थीटा, ये दूरी दी गई है आपको d, ये तो ये कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा d sec थीटा, ये मिल गया d sec थीटा। अच्छा ये कितना है, तो ये उसका कंपोनेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा d sec थीटा का कंपोनेंट इस तरफ cos 2 थीटा। समझ आया? ये हमने निकाल लिया क्या, टोटल पार्ट डिफरेंस। एक और चीज याद रखनी है, क्या, अगर कोई रे लाइट की रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने पे उसमें फेस चेंज आ जाता है कितने का, पाई का। अभी हमने देखा था पाई का फेस चेंज डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो वो आप देख सकते हो कितने का आएगा, λ/2 का आएगा। मैं यहाँ पे बस पुट कर दूं फाई की जगह पे पाई, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, λ/2। तो अब इस लाइट ने टोटल कितना एक्स्ट्रा लेंथ पास चला है, तो वो मैं बता सकता हूं। टोटल एक्स्ट्रा लेंथ जो आने वाली है वो हो जाएगी आपकी, एक तो d sec थीटा cos 2 थीटा प्लस λ/2। समझ आई बात? और ये टोटल पार्ट डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए, अगर आपको मैक्सिमा बनाना है तो हमें मैक्सिमा के लिए तो पता है पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, n लैम्डा। और मिनिमम की बात करें तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 यानी कि लैम्डा। समझ आई बात? तो बस यहां से अगर आप कंडीशन निकालोगे, देखो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है ना। ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके, फाइनली λ/2 के। इस तरफ भेज देंगे तो देखो यहां से क्या मिल जाएगा, ये होना चाहिए λ/4d, ठीक है ना, जो कि कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो मेन चीज क्या क्या ध्यान रखनी थी, एक चीज तो आपको ये याद रखनी थी कि अगर कोई भी रे रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें पाथ डिफरेंस आ जाता है एक्स्ट्रा कितने का, λ/2 का। तो वो तुम λ/2 नहीं ले रहे होगे ना, इसलिए तुम्हारा नहीं आ रहा। चलो थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। ठीक है, यही किया होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं P, ये डिस्टेंस सीधे लिख सकते हो क्या, डेल्टा एक्स, जो कि क्या आ जाएगा, S2P माइनस S1P।
बस ये याद रखना है कि S2P किस में हुआ है, मीडियम में हुआ है। तो ये मिलेगा हमें कितना, म्यू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाना चाहिए, एन लैम्डा हो जाना चाहिए। अगर आपको मैक्सिमा फॉर्म करना है तो ये क्या हो जाना चाहिए, एन लैम्डा हो जाना चाहिए। ठीक है ना, क्या आ जाएगी वैल्यू, म्यू माइनस 1 अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाना चाहिए एन लैम्डा। वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एन लैम्डा, और यहां से 3 एन लैम्डा आ गया ये। ठीक है ना, स्क्वायर करेंगे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाना चाहिए 9 एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। हाँ भाई, ठीक है ना, कंपेयर कर लो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। सही। आपको बताना है मैक्सिमम एपरेचर डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई इज 8 मिलीमीटर बताया गया है। अंडर डार्क कंडीशन द एवरेज वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 0.55 माइक्रोमीटर। फाइंड द डिफ्रैक्शन लिमिट ऑफ ह्यूमन आई यूजिंग रेली क्राइटेरियन। 1.22 लैम्डा बाय डी। 1.22 लैम्डा हमें पता है 0.55 10 की पावर -6 बाई डी, वो आपको दिया 8 मिलीमीटर। ठीक है ना, इससे आ जाएगा। में आया कोरेंट पैरेलल बीम ऑफ माइक्रोवेव्स, ठीक है, ऑफ वेवलेंथ 0.5 mm falls on a Young's double slit setup. The distance of the screen is 1 meter. If the incident beam falls normally on the Young's double slit setup, find y coordinate of all the minimas. मतलब function बताना है आपको। If the incident beam makes an angle of 30 degree with the x-axis, y coordinate of first minima on either side of central maxima. ये बताना है, बताओ जरा। ए पार्ट देख लेते हैं, ए पार्ट में क्या बोला गया था। तो ए पार्ट में हमसे पूछा गया है, इफ द इंसिडेंट बीम फॉल्स नॉर्मली फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द मिनिमास। सबसे पहले तो क्या करोगे आप, डेल्टा एक्स देख लोगे। डेल्टा एक्स हमें पता है कितना होता है, डी साइन थीटा। ठीक है ना, तो मिनिमा के लिए हमें पता है डी साइन थीटा इक्वल हो जाना चाहिए किसके, 2n-1 लैम्डा बाय 2 के। ठीक है ना, 2n-1 लैम्डा बाय 2 के। यहीं से मैं निकाल लेता हूं साइन थीटा। तो साइन थीटा आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 2n-1। ठीक है, लैम्डा, तो लैम्डा आपको पता है 0.5 mm बाई 2 इंटू डी की वैल्यू है 1 mm, तो mm हट गया हमारा, ये आ जाएगा हमारे पास 2n-1 बाय 4। ये आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है। अब आपको ये तो पता ही है कि साइन थीटा हमेशा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1। ठीक है, यहां से हमें मिल जाएगा कि n जो है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 2.5, यानी कि n की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, क्योंकि इसमें हम n तो 0 लेते नहीं। ठीक है ना, तो यहां से क्लियर है कि ऊपर एक मिनिमा बन रहा होगा, ऊपर 2 मिनिमा बन सकते हैं और नीचे भी 2 मिनिमा बन सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले n को 1 ले लेता हूं मैं। n को 1 लोगे अगर आप, तो साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पुट कर दें अगर इसके अंदर, n को 1 लिया 1/4, तो tan थीटा 1 कितना आ जाएगा, तो देख सकते हो थीटा 1 tan थीटा 1 हमें मिल जाएगा 1/√15। ठीक है ना, सिमिलरली मैं n को 2 ले सकता हूं, तो साइन थीटा 2 क्या आ जाएगा, फॉर्मूले में पुट करो, 4-1 3/4, तो tan थीटा 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, उसके लिए भी बना लेते हैं। ठीक है ना, तो tan थीटा 2 हमें मिल जाएगा यहां से देखो 3/√7। समझ आया? तो बस अब क्या करना है आपको, अब आपको y1 और y2 तो निकालना था, तो y1 ऊपर जो होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 इंटू कैपिटल डी। कैपिटल डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1 मीटर। यहां से मिल जाएगा हमें वो कितना, 1/√15। इसे सॉल्व करते हैं तो नियरली आता है 0.26 मीटर। सिमिलरली y2 हम निकाल लेंगे, tan थीटा 2 जो कि क्या हो जाएगा, d की वैल्यू तो 1 है, 3/√7, ये आता है 1.13 मीटर। तो 2 मिनिमा तो ऊपर बने, तो ऐसे ही 2 मिनिमा कहां बन जाएंगे, नीचे बन जाएंगे। तो आंसर में प्लस माइनस लिख सकते हो कि y कोऑर्डिनेट आ जाएगा
माइनस 0.26 और प्लस माइनस 1.13। तो इस तरह से आपने बता दी क्या पोजीशन फाइंड कर लिया हमने। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में बोला गया है इफ द इंसिडेंट बीम मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये आपकी स्लेट है और लाइट रे इस तरह से आके गिर रही है 30 डिग्री पे। ठीक है ना। अब डेल्टा एक्स तो हमें पता ही है, डेल्टा एक्स क्या होता है आपका डी साइन थीटा, लेकिन वो आगे के लिए हो जाता है। यहां से एंगल अगर थीटा पे हम जाते हैं तो पहले से ही कुछ पार्ट डिफरेंस है, और वो पार्ट डिफरेंस कितना होगा पहले से ही मैं बता सकता हूं कि डेल्टा x1 हमारे पास है डी साइन 30 डिग्री। ठीक है ना, यानी कि सिंपली क्या आ गया d/2 यानी कि 0.5 mm। तो पहले से जो फर्स्ट रे है वो एक्स्ट्रा चल चुकी है कितना 0.5 mm। अब आपको सेंट्रल मैक्सिमा बनाना है, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या हो जाना चाहिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए सबसे पहले तो जो भी पार्ट डिफरेंस आपका पहले से है डेल्टा x1 ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके बाद वाले पार्ट डिफरेंस के। ठीक है, इक्वेट कर दूंगा मैं, क्या मिलेगा यहां से आपको मिल जाएगा d साइन 30 डिग्री, ये हो जाना चाहिए d साइन थीटा, और आपको मिल जाएगा थीटा भी क्या आता है 30 डिग्री। और ये रिजल्ट की तरफ भी हम याद रखते हैं जितने एंगल पे रे आती है उतने ही एंगल पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है आगे स्क्रीन पे। ठीक है ना। अब ये एंगल छोटा नहीं है, क्योंकि ये छोटा नहीं है तो अब मैं y में जो पोजीशन निकालनी है ना मुझे स्क्रीन के ऊपर जो पोजीशन आपको निकालनी है उसके लिए साइन थीटा को टेन थीटा नहीं ले सकता, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा सेंट्रल मिनिमा की लोकेशन के लिए। अब आपको ये पता लग चुका है कि यहां से 30 डिग्री पे सेंट्रल मिनिमा बन रहा है, तो ये दूरी अगर y है ये कैपिटल D है, तो मैं क्या लिख सकता हूं टेन थीटा लिख लूंगा मैं, जो कि क्या हो जाएगा y/d, और इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए टेन 30 डिग्री यानी 1/√3। y यहां से आपको मिलेगा 1/√3 मीटर, यानी सेंट्रल मैक्सिमा कहां पे बन रहा है 1/√3 मीटर पे बन रहा होगा। समझ आई क्या बात, ये आ जाएगा 0.58 मीटर कैलकुलेटर यूज करके। अब आपको बोला गया था फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड्स। तो अब देखो अगर आपको मिनिमा फॉर्म करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, मिनिमा के लिए हम कह सकते हैं कि जो दो रेज पहुंचेंगी, तो मान लो कि ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, एक रे यहां से गई है और एक रे यहां से गई है, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा है, तो मैं क्या कह सकता हूं डेल्टा एक्स टोटल यहां पे कितना है 0 है, टोटल पार्ट डिफरेंस यहां पे क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे टोटल पार्ट डिफरेंस 0 होगा, ये S1 है ये S2 है, तो इससे ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ कौन सी रे ज्यादा पाथ चली होगी, यहाँ पे इसको 1 बोल दें इसको 2 बोल दें, तो यहाँ 1 का पाथ इक्वल है 2 के पाथ से। अगर आप और ऊपर जाओगे तो देख सकते हैं पहले से ही ये एक्स्ट्रा चली थी, अगर हम और ऊपर जाएंगे तो इसकी पाथ लेंथ बढ़ेगी, तो मैं कह सकता हूँ कि x2 बड़ा होगा x1 से। जबकि नीचे वाले पॉइंट के लिए बोला जाए तो अब इसकी लेंथ कम हो रही है, तो इसमें x1 बड़ा होगा किससे x2 से। ठीक है ना, तो मैं इन्हें नाम दे देता हूं P1 और P2। ठीक है, P2 के लिए आप बता सकते हो, P2 के लिए क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस हमें पता है कितना होना चाहिए λ/2 होना चाहिए, यानी x1 माइनस x2 ये क्या हो जाना चाहिए λ/2 हो जाना चाहिए इस केस में। ठीक है, मैं ये देख लेता हूं पहले ये रे पहले से एक्स्ट्रा कितना चली है, तो ये जो एक्स्ट्रा पहले से चल चुकी है वो आपको पता है 0.5 mm, ये आया था ना हमारा 0.5 mm एक्स्ट्रा चल चुकी है, यानी कि लैम्डा की इक्वल एक्स्ट्रा चल चुकी है। ठीक है, तो इसमें पहले से पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्डा है, तो यहां से हमें मिल जाएगी x2 की वैल्यू। ठीक है, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी λ/2 प्लस लैम्डा यानी कि 3 λ/2, और अब हम क्या करेंगे इक्वल d साइन थीटा 2, ये इक्वल होना चाहिए 3 λ/2 के, तो साइन थीटा 2 हमें मिल जाएगा कितना 3 λ/2d, पुट कर दो वैल्यूज, ये मिलेगा 3/4। छोटा तो नहीं है बड़ा है, तो बड़ा है तो इसके हिसाब से आपको tan थीटा 2 निकालना पड़ेगा। tan थीटा 2 क्या आ जाएगा, tan थीटा 2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/√7 यानी 1.13 मीटर आएगा। ये आंसर आ जाएगा पहले
मिनिमा के लिए, ठीक है ना। सिमिलरली P1 के लिए कर सकते हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 ये हो जाना चाहिए लैम्डा बाय 2, ठीक है ना। तो यहां से हमें मिल जाएगा x2 की वैल्यू क्या आ गई, x1 माइनस लैम्डा बाय 2, तो वो पहले से चल चुका था लैम्डा, माइनस हम करेंगे लैम्डा बाय 2 जो अब हमारे एंगल की वजह से आया है। पहले से ही पाथ डिफरेंस तो कितना था, लैम्डा था, तो इसके लिए बचेगा कितना, लैम्डा बाय 2। निकालो इसके लिए, तो पुट करूंगा मैं वैल्यूज d sin थीटा 1, ये आपको मिलेगा कितना, लैम्डा बाय 2, और साइन थीटा 1 की वैल्यू देखो यहां से कितनी मिल जाएगी, 1/4, तो वहां से निकालेंगे tan थीटा 1, वो मिलेगा हमें 1/√15, इसी को कह सकते हैं y1 बाय कैपिटल D जो कि 1 है। y1 यहां से मिल जाएगा आपको 0.26 मीटर। तो ये है पोजीशन, तो एक आएगी 1.13 और एक आई 0.26। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा, समझ आएगा। ये देखना था कि अब इससे सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर और नीचे जाओगे तो इसकी पाथ लेंथ बढ़ रही है या घट रही है, क्योंकि ये लैम्डा पहले से एक्स्ट्रा चल चुका था, ठीक है। तो उसमें लैम्डा बाय 2 या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे एक केस में, ठीक है ना, ठीक है ना। अनपोलराइज लाइट है, आई इंटेंसिटी की है, पोलराइजर से पास करती है ए, उसके पीछे एक डीपोलराइजर और रखा है और बीच में एक सी को लाके रख दिया है, तो इंटेंसिटी I/8 हो जाती है। तो एंगल बताना है ए और सी के बीच में। सेकंड का बता दो क्या हो जाएगा। तो मैं पीडीएफ तो सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ यानी कि 2 साइन इनवर्स लैम्डा बाय बी, ठीक है ना, इसकी हमें वैल्यू बताई गई है कितनी है, 60 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लैम्डा बाय बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो मिल जाएगी साइन ऑफ 30 डिग्री यानी कि 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ से लैम्डा हमें मिल गया कितना, लैम्डा आपको मिल जाएगा b/2, b/2 यानी कि 0.5 माइक्रोमीटर। यह वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। इफ अनदर स्लिट ऑफ सेम विड्थ इज मेड नियर इट, यंग्स फ्रिंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। तो अब आपको बताया गया है कि फ्रिंज विड्थ यानी बीटा जो कि लैम्डा d/d हो जाता है, इसकी वैल्यू दी गई है 1 सेंटीमीटर। लैम्डा हमें पता है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू डी, सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर, बाय डी, डी जहाँ पे क्या है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, यही हमें फाइंड करना है। ये आपको बताया गया 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻²। इसे सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा डी की वैल्यू जो कि कितनी आ जाएगी हमारे पास, 25 माइक्रोमीटर।